नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सुबह के 9 बजने वाले हैं और 9 बजे की 9 खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ। सबसे पहले बात अच्छी खबर की। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज लगभग बनकर तैयार है। इसका निर्माण 3 साल से कुछ अधिक समय पहले शुरू हुआ था। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से नायाब नमूना बताया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्टील के ढांचे पर 476 मीटर लंबा ब्रिज बन रहा है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। इंद्रधनुष के आकार का यह ब्रिज रेलवे के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। इस ब्रिज के लिए काम नवंबर 2017 में शुरू हुआ था। यह रेलवे ब्रिज पेरिस के मशहूर एफिल टावर से 30 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि ट्रेन इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले। यह ब्रिज -20 डिग्री तापमान और 200 किलोमीटर की हवा की रफ्तार को भी झेल सकता है, उसका सामना कर सकता है। सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है बक्कल और कौड़ी एंड के बीच जो बन रहा है, और मैं उसी ब्लॉक का चेयरपर्सन हूँ और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि ये जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है जो मेरे एरिया में ही बन रहा है। और मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया के इंजीनियर्स को, जहाँ जम्मू कश्मीर के इंजीनियर्स को, जिनकी बदौलत ये जो कार्य है ये पॉसिबल होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि ये अप टू मार्च तक इसका जो आर्च है वो कंप्लीट हो रहा है। इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो आगे है उन्होंने काफ़ी काम जो है वो इसको खींचा है और अब जो तकरीबन जो है 99% जो है काम इसका पूरा कंप्लीट हो गया और 25 मार्च जो है 2021 जो है उसकी टारगेटेड डेट है इसकी कंप्लीशन की। काम कर रहा हूं। अभी हम जहां पे खड़े हैं ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो चिनाब ब्रिज है। अभी हम यहाँ पे आर्च का इरेक्शन कर रहे हैं जो कि इस मंथ में हमारा टारगेट है कि हम कंप्लीट कर लेंगे। बक्कल से जो ब्रिज है ये कोडीवल साइड में अटैच होना, ये वर्ल्ड में सबसे जो बड़ा ब्रिज आता है रेलवे का। तो ये अभी अपने कटरा तक जो ट्रेन पहुंची है वहां से आगे काम लगा हुआ है। तो हम भी इनके साथ में काम कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि चलो हमारा बेरोजगार है, यहाँ पे काफी ज्यादा गरीबी है जो इसकी वजह से हट गई है। तो अब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्दी ये काम हो तो हमारे जो गांव की है ये थोड़ा निकल के बाहर आए। और अब बात बिहार के एक ऐसे स्कूल की जिसकी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो शिक्षा विभाग के दांव की पोल खोल रहा है। खगड़िया के सदर प्रखंड में एक ऐसा स्कूल है जो पिछले 14 साल से एक पेड़ के नीचे चल रहा है। कभी धूप तो कभी बारिश बच्चों को परेशान कर देती है। यहां तक कि बच्चों को शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। स्कूल बंद करने से पहले ब्लैक बोर्ड सहित अटेंडेंस रजिस्टर तक रसोई घर में रखना पड़ता है। शिक्षा विभाग का साफ निर्देश है कि भूमिहीन विद्यालयों को नजदीक के स्कूल में टैग कर दिया जाए, लेकिन खगड़िया के शिक्षा विभाग ने बुनियादी सुविधाओं से दूर रहने वाले इस स्कूल को ही उसकी बदहाली पर छोड़ दिया है। किसी तरह से स्कूल के प्रिंसिपल ने एक झोपड़ी खड़ी की है जिसमें बच्चे बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संवाददाता दिग्विजय ने इस बदहाल प्राथमिक स्कूल का जायजा लिया है। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको ये खगड़िया में दिखा रहे हैं। ये प्राथमिक विद्यालय बछौता है। पिछले 14 साल से इसी पेड़ के नीचे जो है सो आप ये देख सकते हैं कि पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे ये स्कूल चल रहा है। हालांकि पिछले 1 साल में ये जो है सो स्कूल के विकास मद से ये जो आप देख रहे हैं कि एक झोपड़ी बना दिया गया है और इसी झोपड़ी में जो है सो अभी ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 1 से लेकर के 5 तक का बच्चे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सो वो स्कूल में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइन जारी किया है
उसका भी पालन नहीं हो रहा है। चूँकि एक कमरे में यह स्कूल चल रहा है 1 से लेकर के 5 तक। जो बच्चे हैं देख सकते हैं कि चूँकि एक कमरा में चलने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। जो बच्चे हैं यहाँ पर वो मास्क नहीं पहने हुए हैं। आखिर क्या बहुत इन लोगों को परेशानी होती है। जो स्कूल की जो टीचर है उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा, कौन सा स्कूल है ये? प्राथमिक विद्यालय बछौतापुर विवन। अच्छा, क्या परेशानी है, कहाँ पे ये चल? ये कारू बाबा स्थान है, वहाँ पे एक छोटा सा रूम बनाया गया है। पहले ज़्यादा परेशानी थी, अब तो कुछ ये सब बन जाने के बाद थोड़ी दिक्कत थोड़ा कम गया है। शौचालय भी पहले नहीं था, अब तो मुखिया जी की तरह से बन गया है, तो दिक्कत फिर उतना नहीं है। भवन इसका अपना नहीं है, जमीन नहीं है अपना, क्या कैसे इतने बच्चों को आप एक रूम में पढ़ा रही हैं? हाँ, भवन नहीं है तो इस कारण तो पढ़ाना ही पड़ता है। विद्यालय रहता है तो अलग अलग रूम में, और टीचर भी कम है। हम लोग सिर्फ 2 टीचर हैं, शुरू से ही यही किया गया है, 2 टीचर और 5 विद्यालय। ऐसे भी हम 2 गो थे तो एक जगह ही बैठाना पड़ता है ना बच्चे को, या 2 जगह बैठाना पड़ता है। 2 टीचर हैं तो 2 जगह ही बैठाना पड़ेगा। तो अभी एक टीचर डिप्टेशन में, तो हम अकेले हैं तो चलाना पड़ता है। तो अलग अलग बैठा देंगे, फिर कहाँ टीचर लाएंगे 5 टीचर? नहीं, जगह का अभाव है। बारिश पड़ता है तो वो इसमें घुस जाता है पानी घुस जाता है। अच्छा, पानी पीने के लिए मिलता है तुमको? नहीं, यहाँ चापाकल नहीं है? नहीं। बैठने में भी दिक्कत होता है? हाँ, ज्यादा बच्चा होता है तब धूप में बैठना पड़ता है। बारिश में अति चूता है तो अति भीग जाते हैं। बच्चों की परेशानी को समझा जा सकता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और अब बात एक ऐसे बेबस पिता की जो बोरी में बेटे का शव लेकर सड़क पर पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि सिस्टम के आगे वो लाचार हो गया था। सड़क पर शर्मिंदगी की तस्वीर। सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा। शव के साथ कैसा इंसाफ। शव के लिए वाहन तक नहीं। बोरे में शव को लेकर चला पिता। खोया बेटा, टूटा भरोसा। कटिहार में सिस्टम शर्मसार। जी हां, कटिहार में सिस्टम की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां एक बेबस पिता अपने बेटे का शव बोरे में डालकर पैदल चलने को मजबूर हो गया। विकास के दावों के बीच कटिहार से सिस्टम की एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई दहल जाएगा और पूछेगा, क्या हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं या फिर हमारा सिस्टम ही सड़ गया है। कटिहार जिला में एक बेबस पिता प्लास्टिक की बोरी में अपने 14 साल के मासूम बेटे का शव डालकर करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चला। आम जन के मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली इस घटना पर भी प्रशासन आश्वासनों की घंटी पिला रहा है। शुक्र के 6 बजे 7 बजे रात में। कहाँ पर? चिंटंगा घाट में। चिंटंगा करारी घाट। कौन सा थाना? थाना चिंटंगा, गोपालपुर थाना। गोपालपुर चिंटंगा। कैसे गिर गया था बच्चा? लाव पर से अनहार में। लाव पर से अनहार में गिर गया था। नाव पर से जा रहा था टपने के लिए उस वक्त गिर गया था। पूरी घटना क्या है ये भी अब जान लीजिए। दरअसल भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा गांव में रहने वाले नीरू यादव का 14 साल का बेटा हरिओम यादव नाव से नदी में गिर गया था, जिसके बाद वह लापता था। काफी खोजबीन के बाद बेटे का शव कुर्सला थाना क्षेत्र की खैरिया नदी के तट से सड़े गले हालात में तैरता हुआ मिला। कपड़े के आधार पर पिता ने अपने बेटे के शव की पहचान की। शव की पहचान हो जाने के बाद पुलिस विभाग की संवेदनहीनता सामने आई
और साथ ही सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें। ना तो भागलपुर जिला के गोपालपुर थाना पुलिस और ना ही कटिहार जिला के कुर्सेला पुलिस ने कोई संजीदगी दिखाई और बेबस पिता पर मुसीबत का नया पहाड़ टूट पड़ा। बेटे के शव को थाने तक ले जाने के लिए जब कोई साधन नहीं मिला, तब मजबूरन पिता उसे प्लास्टिक के बोरे में भरकर 3 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए। पुलिस बोले कि इंक्वायरी करके हम अस्पताल ले जाइए। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? खरियाघाट से। कितना दूर है खरियाघाट? यहाँ से 3 किलोमीटर। तो वहाँ से पैदल आप आ रहे हैं? हाँ सर, गाड़ी अभी नहीं मिला है सर, बुल्ले आ रहे हैं। इस शर्मनाक घटना के बाद पुलिस अब कार्रवाई का भरोसा दे रही है। कटिहार सदर डीएसपी ने जांच कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। इस संबंध में जांच की जाएगी। वैसे यह मीटर भागलपुर के गोपालपुर थाना का है, लेकिन हम लोग देखेंगे उस मीटर में हमारी स्थानीय पुलिस का है या वहाँ की है। यदि वहाँ होगा तो इस संबंध में हम लोग देखेंगे, और इस संबंध में यदि इस तरह की बात पुलिस के द्वारा की गई है तो हम लोग जांच कर और कि कोई गलती की गई है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या सड़े हुए सिस्टम को जगाने के लिए आश्वासन काफी रहेगा? क्या फिर किसी और हरिओम के पिता को ऐसे मजबूरी का शिकार नहीं होना पड़ेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब शायद ही मिले। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना के कारण 1 साल से बंद ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। पूर्णिया सहरसा रेलखंड पर ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों में काफी खुशी है। पूर्णिया जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि पूर्णिया से सहरसा के बीच अभी 3 जोड़ी डीएमयू ट्रेन शुरू हुई है। इसके अलावा जानकी एक्सप्रेस और कोसी एक्सप्रेस पहले से चल रही हैं। डीएमयू ट्रेन के लिए अब यात्रियों को काउंटर से ही टिकट मिल जाएगी। 3 जोड़ी ट्रेनें चली है जिसका पैसेंजर का काफ़ी दिनों से डिमांड था, तो पैंडेमिक के लेकर अभी बंद थी ट्रेनें। तो जब कुछ नॉर्मल हुआ है तो ट्रेनें आज से चालू हो गई है। टिकट हमारा अनरिजर्व टिकट यूटीएस काउंटर खुल गई है, जो यात्री कभी भी अपना ट्रेन के पहले आए खुलने के टिकट ले सकते हैं। अपने बयानों की वजह से जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिजली का कनेक्शन काटने बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आए तो उसे आम जनता पकड़कर खूंटे में बांध दे। उन्होंने कहा कि किसी भी बिजली कर्मी और अधिकारी को बख्शने की जरूरत नहीं है। वे नारायणपुर प्रखंड के बूच बोरिया गांव में सामुदायिक पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि उनके रहते गरीबों से कोई अन्याय नहीं हो सकेगा। इसी के साथ इरफान अंसारी ने किसानों से दिल खोलकर बैंक से लोन लेने की अपील की और कहा कि इसे चुकाने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वित्त मंत्री ने 1 लाख तक का लोन माफ कर दिया है। ऐसे में किसान आराम से बैंक से लोन लें। बात है बिजली का भी लाइन काट दे रहा है, कर्जा लेते हैं। कोई बिजली वाला आज मैं बोल के जा रहा हूँ आप लोगों को, अगर कोई बिजली का जे या लाइन काटने के लिए आता है तो आप लोग इसी खूब काम बांधिए उसको, बांधिए ना, बोलिए बांधिए उसको। हम देख लेंगे हम लोग कितना विधायक बना कर दिया, गरीब आदमी को शोषण करेगा क्या किया इरफान सारी है। तो आएगा लाइन काट चला के फाइन कर देगा, केस कर देगा। अरे जागीर तो क्या है, तो हम खबर आएगा बोले फोन से बात कर लोगे। तो बैंक में ये लगता है कि प्रधानमंत्री बन के बढ़ गया है क्या? ये नहीं करने देंगे हम। हमने कहा सारा जिनका एमपी है उसका भी किसान का कर्जा जो लिया है वो माफ होगा। और अभी 50 से ज्यादा 1 साल में देख लीजिएगा, हमारे वित्त मंत्री ने अभी घोषणा किया है कि 1 लाख और कर्जा माफ करेंगे। लीजिए कर्जा जितना लेना है सबको माफ कर दीजिए। ये बात जारी करके जा रहा है आपको। तो इरफान अंसारी एक बार फिर से अपने बयान के जरिए सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर बिजली का कनेक्शन कोई काटने आता है तो जेई हो या दूसरे अधिकारी उनको पकड़कर खूंटे से बांध देना है। आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। आरपी सिंह,
क्या वजह है, क्या माना जाए? आखिर क्यों विधायक इरफान अंसारी भावनाओं में बहते हुए दिखाई दिए और इस तरह का बयान दे दिया? आलिम जी, हम आपको बता दें कि इरफान अंसारी भावनाओं में नहीं बह रहे हैं। इरफान अंसारी जनता से इनका यहाँ जुड़ाव है और हर गतिविधि दुख दर्द जनता उनको सीधे बता रही है। अभी बिजली विभाग कनेक्शन है, बिजली बिल वसूलने के लिए कनेक्शन लगातार काट रही है और बहुत लोगों को काट रही है। अचंभा यह बात है कि जिसका कि 80-80 लाख रुपया जैसे स्वास्थ्य विभाग का बाकी है, उसके यहाँ से उसका कलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन साधारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बिजली काट रही है। और इससे इरफान अंसारी जो विधायक हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं, तो विचलित हैं कि उनकी जनता को सीधे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और लेकिन आरपी सिंह, अगर इस तरह की बात है तो वो खुद बिजली अधिकारियों से बात क्यों नहीं करते, जो आम लोगों से इस तरह से उकसा रहे हैं कि अधिकारियों के साथ, बिजली कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए? वो खुद क्यों नहीं बात करते अधिकारियों से? वो कई बार बातचीत किए हैं, लगातार कई बार धरना प्रदर्शन भी किए हैं बिजली विभाग के खिलाफ। वो लगातार आक्रोशित रहे हैं, आक्रोश दमन करते रहे हैं, बावजूद इसके कि बिजली विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी उनका सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यही परिणाम होता है कि सभा में जब जनता प्रेशर बनाती है, जनता मांग करती है कि हमारी समस्या नहीं समाप्त हो रही है, तो विधायक इरफान अंसारी इस तरह के बयान देने के लिए विवश हो जा रहे हैं। लेकिन आरपी सिंह, सवाल यह भी है कि प्रदेश में सरकार उनकी है, तो क्या यह माना जाए कि जिस पार्टी की सरकार है उनकी अधिकारी सुनते तक नहीं? देखिए, ये तो इरफान अंसारी लगातार जिस टाइप से मंत्री में जाने के लिए, चाहे अपने अब्बा हुजूर को पार्टी में बेहतर स्थान बनाने के लिए अपना कुछ रणनीति कूटनीति करते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कुछ बेहतर सफलता नहीं मिली है और लिहाजा इस टाइप के वो बयानबाजी कर जाते हैं जब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। मुजफ्फरपुर में परिवार नियोजन ऑपरेशन का एक मामला उपभोक्ता अदालत तक पहुंच गया। ऑपरेशन कराने वाली महिला ने 11 लाख रुपए हर्जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर उपभोक्ता न्यायालय में केस दर्ज करवाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को है। दरअसल ये पूरा मामला ऑपरेशन के बाद गर्भवती हो जाने से जुड़ा है। महिला ने 27 जुलाई 2019 को मोतीपुर पीएचसी में ऑपरेशन करवाया था। महिला को 4 बच्चे हैं और 5वां बच्चा ना हो इसके लिए उसने ऑपरेशन कराया, लेकिन कुछ दिन पहले उसे पता चला कि वो गर्भवती है। वो मोतीपुर पीएचसी गई, वहां पर उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया जिसमें गर्भवती होने की पुष्टि हुई। महिला ने बच्चे के भरण पोषण के लिए हर्जाने की मांग की है। उसने प्रधान सचिव के अलावा स्वास्थ्य सचिव, परिवार नियोजन के उप निदेशक और मोतीपुर पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर को भी पक्षकार बनाया है। उसी के लिए आया है। और पहले से 4 था बच्चा, ऑपरेशन करा लिए है, हमको बच्चा नहीं चाहिए दोबारा, तो केस करने के लिए आया। देखिए, इसमें सरकार की जो उच्च स्तरीय जो व्यवस्था है वह बिल्कुल ही फेल्योर साबित हो रही है इस मामले में, जिसके आलोक में हमने प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, कार्यपालक निदेशक सह सचिव स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, उप निदेशक परिवार नियोजन और प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर के अगेंस्ट में हमने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया है। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। श्रीलंका में फंसे 11 मजदूरों के वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। 8 अप्रैल को 6 मजदूर वापस लौटेंगे, जबकि बाकी के 5 मजदूरों को भी जल्द वतन वापसी का टिकट दिया जाएगा। ये लोग श्रीलंका के मथुगामा में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन मजदूरों ने वेतन नहीं देने और बंधक बनाने का आरोप लगाया था। इसे लेकर वीडियो भेजकर वतन वापसी की गुहार भी लगाई थी। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बंगाल के 10 साल के बांसुरी वादक अनिर्बन राय से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले कुछ ऐसे करामाती बच्चों से जिनको देखकर मैं तो दंग रह गया। उनमें से एक थे बंगाल से बांसुरी वादक। छोटे से हैं, लेकिन बांसुरी पर जब वो सुर छेड़ते हैं ना तो सीधा दिल को छू जाता है। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में हमारे साथ जुड़कर। अनिर्बान रॉय हमारे साथ हैं। अनिर्बान, कैसे हो आप? नमस्ते।
बहुत अच्छा लगा आपको आपके पास फिर से बात करके। कैसा लगा आपको शो में आकर? बहुत अच्छा। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड दैट मुझे एक चांस मिला बायजूस यंग जीनियस में, और आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा बहुत ही प्राउड थे। सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्या था आपके लिए? सबसे ज्यादा मेमोरेबल था कि मैं जब सान अंकल से टॉक कर रहा था तो वो इतने अच्छे थे, इतने फ्रेंडली थे, एंड आई हैव गॉट अ चांस टू टॉक विद यू। अभी आप क्या कर रहे हैं? लेटेस्ट तैयारी फ्लूट में? बड़ा फ्लूट बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं फ्लूट में वेस्टर्न टाइप की कुछ चीजें बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18।